नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीटेट एसएसटी के लिए एक ऐसी निचोड़ वीडियो रहने वाली है जिसमें संपूर्ण कंटेंट को आपको यहां पर कराने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर यहाँ पर होगा सेकेंड ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। इस प्रकार से क्रम हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसने शासन किया, उसके बाद बिंदुसार ने शासन किया और फिर अशोक ने किया और लास्ट में दशरथ मौर्य ने मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके बारे में? मंदिर के बारे में। मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही वाले कथन की पहचान करनी है। चलिए आपको बताता हूँ। मंदिर जो थे ये नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप भी प्रस्तुत करते थे। यहाँ पर पहला वाला कथन सही हो जाएगा। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। मंदिर अर्थव्यवस्था यानी कि मंदिर में जो दान आता है ना, दान जो धन आता है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, इसलिए अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं मंदिर, इसलिए सही हो जाएगा। शासक, प्राचीन काल में अगर मैं बात करूं, चोल साम्राज्य में अधिक से अधिक मंदिर बनाए गए थे। दक्षिण भारत में शासक या जो राजा लोग हुआ करते थे वो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दिखाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण किया करते थे, है ना। अपने को एक ऐसा समझते थे कि मैं शक्तिशाली हूँ, राजा हूँ, इसलिए वो मंदिरों का निर्माण किया करते थे। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन राइट हो जाएंगे मंदिर के बारे में। ए, बी, सी सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मंडप था। मंडप दोस्तों किसको बोलते हैं? एक सभागार जहां लोग इकट्ठा हो सकें उसको क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं। मंदिर में दरअसल एक मंडप हुआ करता था जहां पर विभिन्न प्रकार के उत्सव या आयोजन के वक्त लोग एक साथ इकट्ठा हो सके उसको बोलते थे मंडप बोलते थे, ठीक है ना। और देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उस स्थान को गर्भगृह बोलते थे। क्या बोलते थे? गर्भगृह उस स्थान को बोला जाता था, ठीक है। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियां उपयुक्त हैं? यहाँ पर क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है मानवीय बस्तियों के लिए, है ना, बसाव के स्थान। जैसे अगर कोई मानव किसी भी स्थान पर रहना चाहता है उसके लिए कैसी जलवायु उसको चाहिए ताकि वो बंदा यानी कि व्यक्ति वहाँ पर रह सके, उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर होंगी जो कि उसके बसाव के लिए अनुकूल हों, आपको बताना है। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होगा। जल की उपलब्धता होनी चाहिए, करेक्ट होगा। उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, करेक्ट होगा। अनुपजाऊ मिट्टी, ये तो गलत होगा। तो राइट आंसर ए, बी, सी। ए, बी, सी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। अगर कोई भी मानव बस्ती का मतलब आप समझ लो किस, यानी कि वो रहने के लिए घर मकान का निर्माण करना चाहता है तो वो कहाँ पर बनाएगा अपने निवास के लिए बस्तियों को? उसके लिए ऐसे स्थान उसको चुनने पड़ेंगे जहाँ पर जलवायु उसके अनुकूल हो, यानी कि ना तो अधिक ठंड हो ना तो अधिक गर्मी हो। ऐसी जलवायु यानी कि अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए। ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर जल भी आसानी से उपलब्ध हो, नहीं तो आप प्यास से तड़प तड़प के मर जाओगे, है ना। जल नहीं होगा
तो जल जहाँ नहीं है तो वहाँ मानव के बसाव के लिए कोई भी परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो जल सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उपयुक्त भूमि होगी तो वहाँ पर कृषि भी की जा सकती है ना। कृषि होगी तो फसल उगेगी, फसल से पेट भरेगा, ठीक है ना। उपयुक्त भूमि भी होनी चाहिए। उपयुक्त भूमि होगी तो सड़क, परिवहन, ये सारे के सारे साधन आपके उपलब्ध हो जाएंगे। उपजाऊ मिट्टी ही नहीं होगी तो फसल क्या होगी? खाक। इसलिए ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, डी वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जल आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने जन आंदोलन, यहाँ पर जन लिखा हुआ है, जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे थे, जिसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है। अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया था, सत्याग्रह का अपनाया था, ये तो यहाँ पर हर हालत में सही माना जाएगा। स्वतंत्रता का आह्वान करके नहीं, है ना, ये नहीं माना जाएगा। पहला तो यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना व अनशन करके, है ना, प्रार्थना ये गलत है। यहाँ पर लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर उन्होंने अपने आंदोलन में सामान्य लोगों को भी एकजुट करने में वो सफल रहे। तो यहाँ पर कौन सा सही हुआ? ए और डी। ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जीवन का अधिकार या जो जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, है ना, उसमें स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार है, हवा लेने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। महायान बौद्ध धर्म से अब तक एग्जाम में 10 क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से पूछे जा चुके हैं, वो भी हर प्रकार से पूछे गए हैं, यानी कि हर बार एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज कर करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन तो वही रहते हैं, कंसेप्ट तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन का नज़रिया थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। महायान बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताना है, आरंभिक मान्यताओं में से किन कारणों से ये भिन्न था। इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतकों द्वारा दर्शाई गई थी, ऐसा नहीं था, ये गलत है। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। क्या वे अकेले रहते थे? क्या गुफाओं में रहते थे या जंगल में निवास करते थे? केवल और केवल वो अकेले ही रहते थे? ऐसा नहीं था, एकांत में नहीं रहते थे। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, बिल्कुल बनाई जाने लगी थी। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे, यानी कि सांसारिक लोगों के साथ इन्होंने भी जीवन को व्यतीत करना माना, क्योंकि ये दूसरों को शिक्षा दिया करते थे। ये विद्वान व्यक्ति थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी बोधिसत्व लोगों को। तो यहाँ पर कौन सा सही हुआ? सी और डी। सी और डी किस ऑप्शन में है? सी और डी यहाँ पर आपके किस ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मैंने आपको बताया सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक आप लोग समझ सकते हो। सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? अलवार संत ये थे विष्णु के उपासक। किसके उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे। शिव के उपासक कौन से संत हुआ करते थे? नयनार। जो नयनार संत थे वो शिव के उपासक थे, वहीं अलवार संत ये विष्णु के उपासक थे, इसलिए विष्णु इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित वक्तव्यों यानी कि कथनों में से कौन सा कथन सातवाहन के लिए सही है? सातवाहन राजवंश के लिए सही है। सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे। सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी। शिव स्कंद सतकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सातवाहन शासक दक्षिणापथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। अधिपति के रूप में जाने जाते थे सातवाहन, है ना, सातवाहन के शासक। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण, यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। दोनों सही हैं, सही व्याख्या करते हैं, या दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो गुजरात है और बंगाल है, यहाँ पर जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। ये गुजरात और बंगाल में बिल्कुल थी ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बाहर थी। जब्त व्यवस्था इनमें चलाई गई ही नहीं थी। NCERT पुस्तक में बताया गया है गुजरात और बंगाल को छोड़कर सभी जगहों पर जब्त व्यवस्था को लागू किया था। यहाँ पर वही दे दिए गए गुजरात और बंगाल में लागू करने की बात कहेगी, बल्कि यहाँ पर कतई भी लागू नहीं जब्त व्यवस्था को लागू किया गया था। जब्त व्यवस्था क्या है इसको आपको समझा देता हूँ। ये प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक प्रांत में लागू की जाने वाली राजस्व की दर थी। क्या थी? राजस्व की एक प्रकार की दर थी और इसकी सूचियां बनाई गई थी, यानी कि अनुसूची बनाई गई थी। राजस्व दर की अनुसूची प्रत्येक प्रांत के लिए, वही जब्त व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है ना, जब्त व्यवस्था कहलाती थी। तो यहाँ पर पहला गलत है और दूसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह उन क्षेत्रों या स्थानों पर लागू करी गई थी जहाँ पर भूमि का निरीक्षण हो सके और उसका लेखा जोखा भी सावधानी पूर्वक हो सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर वाला सही है लेकिन ए गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। किसने? गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। हरिदास ठाकुर ने मतुआ आंदोलन की शुरुआत की थी। किस आंदोलन की? मतुआ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, यहाँ पर इतना आपको समझा दिया। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। A, B, C या तीनों सही हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक काल, है ना, जिस दौरान अपना भारत एक प्रकार से गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, उस दौरान नए शहर बनने लगे थे, जैसे मुंबई, कोलकाता, है ना, और ये आपके कुछ जो प्रमुख शहर थे ना, उनका निर्माण होने लगा था। कई कस्बे भी उस दौरान विकसित हो रहे थे। तो इनका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान का बचने का रास्ता बना लिया था, है ना, यही था। क्योंकि जो अमीर लोग थे उन्होंने तो अपने शहर में वो शिफ्ट हो गए, कस्बे में वो विकसित होने लगे थे बड़े बड़े लोग, और जो निचली जाति के लोग थे, दलित जाति के लोग थे, उनमें यहाँ पर विभिन्नता उत्पन्न हो गई, है ना। इसलिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता उन्होंने बना लिया था। इसलिए ये लोग कस्बों में रहने लगे थे जिनके पास धन खासा था, है ना, अच्छा खासा था। तो इसलिए आपका राइट आंसर सी यहाँ पर माना जाएगा। केवल और केवल सी, ओनली सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। कारण,
लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज्य को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, और सही व्याख्या भी करेंगे, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर जो कि उस दौरान जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उस दौरान ये बूढ़े हो चुके थे। कैसे हो चुके थे? बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। तो इन्होंने अपना समर्थन दिल्ली से दिया था। जो सेना थी ना, वो सवेरे ही सवेरे दिल्ली में पहुंच गई थी, लाल किले में। बहादुर शाह जफर ने समर्थन दे दिया था। तो एकदम भयानक तौर पे ये आपका जो आंदोलन था, यानी कि 1857 का विद्रोह था, वो पूरी तरह से फैल चुका था। ठीक है ना, दोनों कथन यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न, कथनों ए और बी को पढ़िए और सही आंसर का बताइएगा। कथन ए, भारत में 82.5 पश्चिम देशांतर को मानक यमोत्तर माना गया है। कथन बी, 82.5 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। पश्चिम देशांतर को थोड़ी ना माना गया है, पूर्वी देशांतर को यहाँ पर माना गया है। तो राइट आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। इस क्वेश्चन का यही वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है। कथन ए, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। कथन बी, रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। दोनों सही है, सही व्याख्या करते हैं। दोनों सही है, सही लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। यहाँ पर आपको बताना है किसके बारे में? रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। क्या रातें गर्म होती हैं? ऐसा तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना है। एक बात आपको बताना चाहूँ, रेगिस्तान में आप समझते होंगे कि बालू ही बालू है, सिर्फ बालू ही बालू। ऐसा नहीं होता है। बालू होती तो है, ज़्यादा होती है, परंतु विरल वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत जल भी उपलब्ध होता है रेगिस्तान में, ठीक है ना। यहाँ की मैं बात करूँ दिन की बात करूँ तो दिन में क्या होता है यहाँ पर? तप्त, यहाँ पर जो दिन होता है बिल्कुल गर्मीला दिन होता है। ऐसा दिन होता है एकदम चमड़ी जो है ना वो बिल्कुल जल जाए, ऐसी रेत यहाँ पर हो जाती है दिन के टाइम में जब सूरज उगता है। जब रात होती है ना, जैसे रात, तो माइनस में यहाँ पर तापमान चला जाता है, बिल्कुल ठंडी। रातें रेगिस्तान की ठंडी होती हैं और दिन बिल्कुल तप्त यानी कि गर्म रहता है। आप यहाँ पर समझ लो, इम्पोर्टेंट बात है। रात की ठंडी होगी यहाँ का तापमान और दिन का गर्म होगा। रेगिस्तान का यही माहौल रहता है। तो रेगिस्तान में रातें कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। गर्म नहीं होती हैं, ठंडी होती हैं, ठंडी होती हैं, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया। रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं, ये बात सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है अभिकथन और कारण। अभिकथन, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। बिल्कुल, सभी प्राणी जब होंगे तभी तो पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सकता है, यानी कि संतुलन भी बना रहेगा जब सभी प्राणी आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे। कारण, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। बिल्कुल है, जैसे शेर है ना, शेर है, चीता है, ये जानवरों पर जो घास खाया करते हैं, जैसे हिरण है, बकरी है, भैंस है ना, इन जानवरों का शिकार किया करते हैं। तो ये एक दूसरे पर ना निर्भर रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक दूसरे पर ये लोग निर्भर रहते हैं, वही कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें कहीं ना कहीं 100% सही दी गई हैं और सही व्याख्या भी करती हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, जल का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है क्या कहलाता है? बस इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, मैं नहीं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जल संधि कहोगे, स्थल संधि कहोगे, नहर कहोगे या खाड़ी कहोगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी गलत यहाँ पर कमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल सही कमेंट आपको ईमानदारी के साथ करना है ना। गूगल में मत आप लोग करिएगा, ठीक है ना। अपना यहाँ पर बिल्कुल जो
आप सटीक देना चाहो, पूरी ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई नकल करके आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मत कमेंट करिएगा, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और चैनल को भी पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना, क्योंकि लगातार आपका जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैराथन वीडियो, NCERT की वीडियो, PYQ वीडियो, सारी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि SST में से 60 में से आपके कम से कम मैं कहूँ या अधिक से अधिक मैं यहाँ पर कहूँ अधिक से अधिक 55 नंबर आप लोगों के यहाँ पर में आ सकें। 2-3 नंबर तो वैसे ही कट जाते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि हर टीचर भी नहीं कर पाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, जो कि डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए आपका स्कोर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ 55 तो आप ला ही सकते हो ना, इतनी मैं मेहनत आपके साथ यहाँ पर करता हूँ, तो आपको भी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चीज़ों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है, सन्निकट, सुनिश्चित, स्थिर, कोई तिथि नहीं। जैसे इतिहास है ना, इतिहास में अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप तिथियों को भूल जाते होंगे, ज़्यादा तिथियां मायने नहीं रखती हैं इतिहास में, सन्निकट तिथियां मायने रखती हैं। सन्निकट का मतलब होता है निकट मान, किसी भी चीज़ का निकट मान कितना है ना, उसके पास का टाइम या उसके नज़दीकी का टाइम, ये मायने रखती हैं इतिहास में सन्निकट तिथियां, ठीक है ना। कोई सुनिश्चित तिथि आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको सन्निकट तिथि पता होनी चाहिए कि 1800 में ये हुआ वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। स्थिर तिथियां ये नहीं, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संदर्भ में ABC विचार कीजिएगा और सही आंसर का यहाँ पर चयन करें। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये भारत अपना जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आप लोग जानते होंगे। मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ए बी तो हर हालत में यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके हो ही जाएंगे। और यहाँ पर ये वाला गलत यहाँ पर दिया गया है, भूमि का विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 अक्षांशों के बीच में, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। इसको मैं आपको यहाँ पर सटीक बताऊंगा, ठीक है ना। तो ए बी सही है और सी गलत है। कौन सा राइट होगा आंसर यहाँ पर, सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भारत की भूमि का विस्तार है वो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, कितना है यहाँ पर आपको बताना क्या है। 2 प्रकार से भूमि का यहाँ पर जो विस्तार बताया जाता है, एक अक्षांश और एक देशांतर का। चलिए आपको वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, ठीक है ना। कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। उत्तरी अक्षांश का अगर पूछा जाए, उत्तरी अक्षांश का पूछा जाए आपसे, तो आप बताओगे 7 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट, इतना विस्तार है उत्तर का, है ना, उत्तरी अक्षांश का। और देशांतर पूर्वी का है 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 दशमलव, है ना, 2 पॉइंट यहाँ पर है 0.25 97.25 ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है भारत का भूमि का मुख्य विस्तार, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से गलत है, ये दोनों सही हैं। तो राइट आंसर इसलिए यहाँ पर सेकंड विकल्प हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। कथन भी, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर घटती है। ए सही, बी गलत, ए गलत, बी सही, दोनों गलत। चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। कैसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, नाइस क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आपको बताता हूँ।
सूर्य से जो ऊष्मा आती है ना, ऊर्जा आती है, उसे पृथ्वी रोक लेती है, जिसको आतपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आतपन भी बोलते हैं, सूर्यातप भी बोलते हैं। ठीक है ना। अन्य पुस्तकों में आपको सूर्यातप मतलब कि लिखा मिलेगा। एनसीईआरटी में आतपन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों शब्द एक ही होते हैं, सूर्यातप या आतपन, जिसे पृथ्वी रोक लेती है ऊर्जा को, है ना, सूर्य से आने वाली को, तो ये आतपन कहलाती है। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से, है ना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, दोनों कथन सही हो जाएंगे। चलिए आपको समझाता हूँ। जैसे ये है ग्लोब, क्या है? ये है ग्लोब, ठीक है ना। बीच वाली रेखा जो होती है इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी की जो सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है वो भूमध्य रेखा पर, यानी कि बीच वाली रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक ऊष्मा जो आती है ये बीच वाली रेखा पर ही प्राप्त होती है। इसलिए ये क्षेत्र यहाँ पर सबसे गर्मीला क्षेत्र, यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र माना जाता है। तो आतपन की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा में होगी। और जो ऊपर के ये ध्रुव रहेंगे, ध्रुव पर कैसी होगी? बिल्कुल कम होगी यहाँ पर। यानी कि ध्रुव की अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर घटती हुई रहेगी, यानी कि घटती जाएगी। अगर हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अंतर इतना था जिसको आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है ना। इसलिए दोनों आपके यहाँ पर में सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, अभिकथन। आतपन की मात्रा, यहाँ पर भी आतपन से एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कारण, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण समतल कक्षा में 66.5 का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, इसको आप लोग यहाँ पर समझ लो, ठीक है ना, समझ लो। चलिए आपको समझाता हूँ। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ध्रुवों की ओर घटती है। सही है, मैंने अभी आपको बताया, ये तो सही हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर और परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 का कोण बनाता है। परिक्रमण की कक्षा में कितना कोण बनाता है? 66.5 का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है ना, प्रभावित करता है। ये भी यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएंगे। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। मिलेट, मक्का, जूट या कपास। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको बाजरा मिलता, क्या मिलता? बाजरा अगर दिया रहता तो आप लोग बाजरा को यहाँ पर टिक कर देते, ठीक है ना। जो मिलेट होते हैं, मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। कैसा अनाज? मोटा दाने वाला जो अनाज होता है, जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है। इन फसलों को उगाने के लिए कम उपजाऊ भूमि की जरूरत पड़ती है और बलुई मृदा में भी ये उग आती हैं ये फसलें, मिलेट वाली फसलें, मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी जैसी फसलें। तो यहाँ पर राइट आंसर मिलेट आपका हो जाएगा। अगर बाजरा होता फसल के बारे में तो बाजरा को यहाँ पर टिक कर देते, ठीक है ना, आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। तो जो मृदा होती है ना, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिज तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले अपक्षयित चट्टानों से होता है। ये तो बात बिल्कुल सही कही गई है। कथन बी, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। स्थल रूप जो होते हैं वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर नहीं क्यों कह दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया है। तो ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी यहाँ पर गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, इसलिए गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा को स्थानीय रूप से गाते हैं? तो कौन सा ग्रंथ है भैया? वो है केसर सागा ग्रंथ है। कहाँ के लोग गाते हैं? तो यहाँ पर लद्दाख के लोग, है ना, लद्दाख,
ठीक है ना। तिब्बत के राजकीय ग्रंथ को स्थानीय लोग गाते हैं, लद्दाख के लोग गाते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर पूछा गया है और कुछ 2-3 प्रकार से, और ये क्वेश्चन पूछा गया केसर सागा। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार यानी कि 4 से 5 बार अब तक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगा, किसकी? लद्दाख की। लद्दाख जो है ना, लद्दाख, यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं? बौद्ध रहते हैं और मुसलमान लोग रहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत भी लद्दाख को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा में समानता पाई जाती है, धर्म में समानता पाई जाती है, बौद्ध और मुसलमान लोग रहते हैं, और भोजन की समानता पाई जाती है, ठीक है ना, जिस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज्य से संबंधित है? पंचायती राज्य से ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। यहाँ पर आपको राइट आंसर बता देना है, पंचायती राज्य व्यवस्था से जो संबंधित हो। जिला परिषद ये भी पंचायती राज्य से ही संबंधित होता है। ग्राम सभा भी होती है, पंचायत समिति भी होती है, परंतु विधानसभा ये पंचायती राज्य से संबंधित नहीं है। विधानसभा भी जिन में हो तो उसको सबसे पहले आप क्या काम करो? उसको हटाने का यहाँ पर काम करोगे। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ACD। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर राइट आंसर बता दिया कौन कौन सा होगा। यहाँ पर आपका ग्राम सभा, जिला परिषद, पंचायत समिति ये पंचायती राज्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में ये मतलब कि ये व्यवस्था आपकी आती है। ACD यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कपास जब रूमाल तौलिया बनता है तब यह केवल से गुजरता है? थोक बाजार, साप्ताहिक बाजार, मॉल, बाजारों की श्रृंखला। राइट आंसर यहाँ पर होगा बाजारों की श्रृंखला से होकर के गुजरता है। जब कपास रूमाल या तौलिया बनता है, जब रूमाल या तौलिया बन जाएगा तो ये बाजार में जाएगा बिकने के लिए, है ना। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन, पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन को कठिन समझ रहे होगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? लोगों की संख्या। किसकी संख्या? लोगों की संख्या। लोगों की संख्या तथा भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को, भूमि का जो क्षेत्रफल है ना, भूमि का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। भूमि के क्षेत्रफल के लोगों की संख्या और भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी कि लोगों की संख्या उसके बटे में भूमि का क्षेत्रफल, तो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो जनसंख्या घनत्व एक अध्यापिका बच्चों को समझाना चाहती है तो उसके लिए उस शहर का क्षेत्रफल होना चाहिए और उस क्षेत्र की जनसंख्या उसको पता होना चाहिए। उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या पता होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी वो टीचर या अध्यापिका जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर बता सकेगी। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? A और B। देश का जनसंख्या पिरामिड नहीं होगा, A और B यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बना करके पूछता हूँ, ठीक है ना। किसी प्रदेश में 500 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 500 लोगों की संख्या है और वहाँ का जो भूमि क्षेत्रफल है ना, 500 लोग मात्र रहते हैं। भूमि का क्षेत्रफल है आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, है ना, 5 वर्ग किलोमीटर है। तब आपको इसका जनसंख्या घनत्व निकालना है तो लोगों की संख्या 500 हो जाएगा और इसके बटे में 5 किलोमीटर, है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से जब आप निकालोगे, ठीक है ना, तब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति वर्ग। व्यक्तियों की संख्या है ना, एक
1 किलोमीटर बराबर कितने व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी? 100 व्यक्ति आ जाएंगे। तो 5 किलोमीटर में 500 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को निकाला जाता है। ये बात थोड़ी अलग सी थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, 2 आपके यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ये ज्योग्राफी की बात थी। किसकी बात थी? ये ज्योग्राफी की बात थी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। कितने रुपए कमाती है? पूरे दिन काम करती है, यानी कि प्रतिदिन काम करती है और उसको 40 रुपये मिलते हैं। कथन बी, राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है ना, मिल में भी काम करता है। निम्न में से कौन भूमिहीन मजदूर है? भूमिहीन मजदूर है, आपको बताना है। भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास भूमि का एक भी टुकड़ा ना हो, तो वो भूमिहीन मजदूर होता है। तो फूलमती कौन है? फूलमती दूसरे के खेतों में काम कर रही, रामाज्ञा के खेतों में काम कर रही, तो फूलमती एक प्रकार की क्या हुई? भूमिहीन तो हुई। तो फूलमती यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और वहीं राजमोहन, राजमोहन अपने खेत पर काम करता है, यानी कि उसके पास खुद का खेत है, किसी का गुलाम थोड़ी ना है, खुद का राजा है। ठीक है ना, बातों को मेरी समझो, ठीक है ना। तो राजा, जो राजमोहन है उसके पास खुद का खेत है, तो वो भूमिहीन थोड़ी ना हुआ। भूमिहीन तो यहाँ पर एक महिला हुई, फूलमती, ठीक है ना। फूलमती यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है, महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। तो जो एक पितृसत्तात्मक समाज जो होता है उसमें पुरुष को ही प्रधान माना जाता है, पुरुषों का ही वर्चस्व स्थापित होता है, यानी कि पुरुष इसमें सर्वा हैं, यानी कि पुरुषों की इसमें चलती है। महिलाओं को यहाँ पर कष्ट से कष्ट झेलना ही पड़ता है, वह होता है पितृसत्तात्मक समाज। तो राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है पितृसत्तात्मक समाज में। क्वेश्चन नंबर 30, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है। तो तोड़ने वाले कथन को आपको बताना है। रूढ़िबद्ध धारणा को कौन सा कथन तोड़ता है? लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं। ये लड़कों के बारे में तो रूढ़िबद्ध धारणा है, इसमें तोड़ा क्या गया है? कुछ भी नहीं। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ये भी लड़कों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है ना। लड़के खेलों में अच्छे होते हैं, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं, बढ़िया बात कही गई ना यहाँ पर। ये रूढ़िबद्ध धारणा को यहाँ पर तोड़ता है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था लड़कियाँ भावुक होने वाली होती हैं, तो हो जाता है यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाओं लड़कियों के प्रति। तो लड़के भावुक होते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन 31, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट यानी कि मत दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति है या शिक्षा नहीं है, वह वोट मत नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट मत नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके गरीब आदमी होने का मतलब कि गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन बड़ा ही लंबा चौड़ा यहाँ पर है, ये गांधी जी का कथन है। किसका कथन है? ये गांधी जी का कथन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना है, बिल्कुल सही है। संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कैसे क्या करना है, इसका निर्णय लेना, यहाँ पर बिल्कुल सही पहला ऑप्शन हो, यानी कि पहला कथन यहाँ पर हो जाएगा। कथन भी, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना है। क्या घटिया बात यहाँ पर कही गई है। जैसे आप लोग हो ना, आपकी जो निजी जिंदगी है वो कैसे निर्देशित की जाएगी? क्या ये संविधान तय करेगा? आपकी जिंदगी, आपकी मन, आपकी मर्जी, कैसे भी जियो, खुल के जियो, है ना।
तो ये निजी जिंदगी में कैसे दखल अंदाजी देगा आपका संविधान, ये तो यहाँ पर गलत बात है, ठीक है ना। ये यहाँ पर गलत ऑप्शन यानी कि गलत कथन हो जाएगा। पहला वाला राइट आंसर होगा, निजी जिंदगी को निर्देशित करेगा क्या संविधान, निजी जिंदगी को निर्देशित करेगा, नहीं करेगा। ये यहाँ पर गलत है, ना ही सार्वजनिक ना ही निजी को, ठीक है ना। अपने देश के नागरिकों को, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, ए सही है बी गलत है, ए सही है बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरों में नहीं आता है। बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। दीवानी कानून और फौजदारी कानून, फौजदारी से भी पूछा गया है, दीवानी कानून से भी पूछा गया है, ठीक है ना। आपको बताना चाहूँ दीवानी कानून में क्या होता है, इसमें तलाक के जैसे तलाक का मुकदमा दायर करना ये दीवानी में ही आएगा। बच्चों की परिरक्षा का दावा करना ये भी दीवानी में आएगा। जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद भी आपके दीवानी में आएंगे। दहेज के लिए औरतों को तंग करना, मर्डर करना, रेप करना, ये ऐसे जो काम है ना, ये किस में आते हैं, ये फौजदारी में आते हैं। किस में आते हैं मित्रों, फौजदारी में ये काम आते हैं। फौजदारी यानी कि आपराधिक मामले, क्रिमिनल वाले मामले, क्राइम वाले मामले फौजदारी कहे जाते हैं। जैसे औरतों को तंग करना दहेज के लिए, या लड़कों के द्वारा औरतों को तंग करना, लड़कियों को तंग करना, मर्डर करना, रेप करना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, फौजदारी यानी कि क्राइम लॉ के अंतर्गत आती हैं। और दीवानी कानून को सिविल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं वाला आपको बताना है दीवानी कानून के बारे में, तो ये फौजदारी का विकल्प दिया गया है, इसलिए राइट आंसर 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आपके ये जो 3 दिए गए थे, ये दीवानी कानून के बारे में यहाँ पर में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, तो दोनों को यहाँ पर कर सकता है। कैसे करेगा आपको पता होगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, किसी भी व्यक्ति नस्ल, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 15। और 17 में क्या है, छुआछूत का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें किया गया, 15 यानी कि 17 में ये किया गया है, ठीक है ना। 17 में किया गया है, 15 में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इन अनुच्छेद के आधार पर व्यक्ति जाति पर आधारित भेदभाव के चलते मुकदमा दायर कर सकता है। इसलिए दोनों मैंने आपको यहाँ पर बताए, दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना, सही बात है। कोई इतिहासकार है, जैसे कोई इतिहासकार है जो इतिहास को, चीज़ों को जानने का उत्सुक होता है, चीज़ों को लिखता है, लेखक भी होता है, जानकार भी होता है, ठीक है ना। वो चीज़ों, ऐतिहासिक पत्र हो गए, मानचित्र हो गए, ग्रंथ हो गए, उनको वो अच्छे ढंग से पढ़ता है संवेदनशीलता के साथ। सही है, इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था, ये भी बात सही है, अलग अलग था। दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पर में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसेस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने बंजारों का भी उपयोग किया था। किसका उपयोग, बंजारों का उपयोग अनाज ढोने के लिए, है ना। अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बैल वो लोग लगाते थे, बंजारे लोग, है ना। अनाज ढोने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयोग किया था बंजारों का। और एक दिल्ली में शिलालेख मिला है जहाँ पर बताया गया मोसेस यानी कि मूसा, सोलोमन जैसे गुण किसमें विद्वान है, अलाउद्दीन खिलजी में विद्यमान है। 38, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो इनाम गांव में दर्शाया जाता था। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, घोड़ नदी के किनारे, जो कि भीमा की सहायक नदी है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है इनाम गांव, ठीक है ना। बुर्ज होम कहाँ पर में है, ये कश्मीर राज्य में है बुर्ज होम, जहाँ पर गर्तों में निवास लोग किया करते थे।
मेहरगढ़ पाकिस्तान के पास बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ समतल हरा भरा मैदान है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राइट आंसर इनाम गांव यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा खुली किताब जो ओपन बुक होती है ना, उसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों पर सभी तथ्य और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। खुली किताब का उद्देश्य यही होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचना एकत्र करना उदाहरण है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयत्न आप लोग करो इसमें, ठीक है ना। राइट आंसर प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़ा मैंने क्या बताया था, जो प्रत्यक्ष जानकारी मिल जाए। कैसी मिल जाए? जो प्रत्यक्ष सीधे तौर पर जानकारी मिल जाए वही प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक स्रोत में आती है। जैसे अगर मौसम की जानकारी प्राप्त करना है तो मौसम के उपकरण के द्वारा मौसम की जानकारी एकत्र करना, यानी कि डायरेक्ट करी जा रही है, मौसम के उपकरण बता रहे हैं कि मौसम कैसा है, तो ये प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा, है ना, प्राथमिक आंकड़ा। अगला प्रश्न, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है? किसी साम्राज्य या वंश की वर्धन का मतलब उदय एवं विकास को चित्रित करने के लिए भी होता है, करेक्ट। अनुक्रम प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए भी होता है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। विद्यार्थियों में स्थान की अवधारणा तो ये ज्योग्राफी में आती है, ये तो गलत है यहाँ पर आपका डी वाला। राइट, डी पहले काट दो, सबसे पहले डी आप लोग हटा दो, है ना। बचेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कितना दिया गया है? यहाँ पर मैंने आपको कराया 42, ये रहा 43। सूफी मत के अनुसार खानकाहों का से क्या अभिप्राय था? वह स्थान जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, उनका जो निवास स्थल हुआ करता था उसको खानकाह बोलते थे। क्या बोलते थे? खानकाह बोलते थे। मकबरा किसको बोलते हैं? मकबरा बोलते हैं, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, कब्र को बोलते हैं ना, कब्र को बोलते हैं मकबरा, ठीक है ना, जहाँ पर इनको दफनाया जाता है। दरगाह क्या बोलते हैं? दरगाह भी बोलते हैं, दरगाह बोलते हैं, मकबरा बोलते हैं, कब्र बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 44, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। कैसा बताना है? नहीं वाला। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो दर्शन शास्त्र, फिलोसोफर थोड़ी ना शामिल है, फिलोसफी नहीं शामिल है। इतिहास, राजनीति, भूगोल आपकी शामिल की गई है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत यहाँ पर करता हूँ। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा, है ना, वहाँ पर आप पेमेंट करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ज्वाइन करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। फ़ोटो भी आप लोग मेरी यूज कर सकते हो कमेंट करने के दौरान, और कमेंट बॉक्स आपका जो कमेंट रहेगा ना वो हाईलाइट रहेगा, सबसे अलग रहेगा आपका कमेंट बॉक्स, है ना, और कमेंट का रिप्लाई आपको फटाक से मिल जाएगा। यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? ठीक है ना। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो रामानुज ने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करें वीडियो को। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।